चैनल CGPSC ऑनलाइन क्लासेस। मैं अंकुर खंडेलवाल, आपका दोस्त, आपको मैथ्स यानी गणित पढ़ाऊंगा। दोस्तों, मैं बहुत चिल होकर पढ़ाना चाहता हूं और मैं सबसे पहले जो स्टार्ट करूंगा वो करूंगा 2017 का CGPSC मेंस के पेपर से। उसके दो कारण हैं। दो कारण ये हैं कि एक तो उस पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअली काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। उनके थ्रू मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। दूसरा ये कि मेरा टीचिंग करने का तरीका आप लोगों तक एक बार पहुंचेगा, तो जो भी सजेशंस होंगे आपके, जो भी आप मेरे बारे में सोचेंगे या जो भी आप मेरे को रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं उस हिसाब से अपनी आने वाली वीडियोस में चेंजेस करूंगा। इसी वजह से मैंने अभी कोई टॉपिक स्टार्ट करने की बजाय 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना प्रेफरेंस रखा है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करा पाएँ। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द पेपर, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दोस्तों है वो है a + b√7 = 3 + √7 अपॉन 3 - √7। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, a + b√7 = 3 + √7 अपॉन 3 - √7, जिसमें हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखता है, ये बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई चीज क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करें, उसको साइड में लिखें जरूर, उससे आपके मार्क्स एड अप होते हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने अगर अच्छे से सॉल्व किया है, पेपर को अच्छे से स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो किए हैं, तो आपको स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपका पूरा स्टेप सही है, सब कुछ आपने सही किया है, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। इसलिए मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी लोगों के आते हैं, आपने सुना ही होगा। तो मैथ्स में आपको थोड़ा सा बस यही ध्यान रखना है कि जब आप कोई चीज सॉल्व करो उसको साइड में लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। तो ये a + b√7 = 3 + √7 अपॉन 3 - √7, ये एक क्वेश्चन है, इसमें a और b की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें x + y अपॉन x - y टाइप का फॉर्मेट है, तो हमारा अप्रोच ये रहेगा कि जो डिनोमिनेटर है, यानी जो नीचे लिखी हुई संख्या है, उसके अपोजिट साइन के साथ हम उसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये x - y अपॉन x + y होता, तो भी हम ऐसे ही x + y करते, फिर x² - y² कर देते। तो जनरल अप्रोच ये है कि अगर x + y अपॉन x - y की फॉर्मेट में, यानी जैसे आपको दिख रहा है x + y अपॉन x - y की फॉर्मेट यहाँ पे है, तो हम इसको इस फॉर्मेट, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें दो फॉर्मूलाज पता चलते हैं। ये आपका बनता है x + y का होल स्क्वायर, और नीचे आपका बन रहा है x² - xy + xy - y²। xy से xy कट गया, तो ये आपका बना x² + y² + 2xy अपॉन x² - y²। x + y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है x² + y² + 2xy, और नीचे x² - y²। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम इसमें इस वैल्यूज को रख देंगे। 3 + √7 अपॉन 3 - √7 इंटू 3 + √7 अपॉन 3 + √7। ये x - y इंटू x + y, x + y इंटू x + y, तो ये बन गया आपका 9 + √7 का स्क्वायर। 9 की जगह 3 स्क्वायर लिखिए, 3 स्क्वायर + √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू √7 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 9 + 7 + 6 √7 डिवाइडेड बाय 9 - 7। 9 - 7 इज 2, 9, तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर देंगे। 16 + 6 √7 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 8 = 16, 2 3 = 6, तो 8 + 3 √7। 8 + 3 √7 हमारा पूरा इसका सॉल्यूशन करके आ गया, 8 + 3 √7। तो अब हम नीचे जब हम ये कर लेंगे, उसके बाद हम एक लाइन लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग और ऑन इक्वेटिंग ईच अदर
ऑन इक्वेटिंग राइट साइड विद लेफ्ट साइड, या दोनों चीजों को बराबर रखते हुए, दोनों इक्वेशंस को बराबर रखते हुए अगर हम कंपेयर करें तो a की जो वैल्यू है वो आई है 8, b की जो वैल्यू है वो आई है 3। तो दोस्तों ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर प्रोसीड कर देना है। इससे ज्यादा टाइम इन तरीके के क्वेश्चन में देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत कम अंकों के सवाल होते हैं। इनकी 2 नंबर 1 नंबर इस तरीके के क्वेश्चंस में ऐसे आपको मिलेंगे। तो हमको जल्दी जल्दी अप्रोच करनी है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पेपर अटेंड कर पाए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि राम और श्याम की आयु का अनुपात 7/3 है तथा श्याम और मधु की आयु का अनुपात 4/5 है, तो राम और मधु की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। इफ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 7:3 एंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ श्याम एंड मधु इज 4:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड मधु। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है। राम की एज को हमने x मान लिया, श्याम की एज को हमने y मान लिया, मधु की एज को हमने z मान लिया। लेट राम की एज है x, श्याम की एज है y, मधु की एज है z। तो क्वेश्चन में गिवन x अपॉन y इक्वल्स टू दे रखा है आपका 7/3 एंड y अपॉन z दे रखा है आपका 4/5। और फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना है x अपॉन z। टू फाइंड करना है x अपॉन z। तो सिंपल सा है, अगर हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, x अपॉन y इक्वल्स टू 7/3 और y अपॉन z इक्वल्स टू 4/5, इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दिया। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या होगा? x अपॉन y इंटू y अपॉन z इक्वल्स टू 7/3 इंटू 4/5। y से y कट गया, x अपॉन z की जो वैल्यू आई है, इट इम्प्लाइज x अपॉन z की जो वैल्यू है वो है 28/15। तो दोस्तों 28/15 इसकी वैल्यू हो गई, यानी राम और मधु की आयु का अनुपात है 28/15। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही जल्दी आपको हो गया, इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं था। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें a और b की दे रखी हो, b और c की दे रखी हो और a और c की पूछे, तो आपको इस तरीके से प्रोसीड करना है कि a by b की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे b by c की इक्वेशन से। तो उससे क्या होगा, इजीली आपका a by c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों वो है 6x³ माइनस 11x² प्लस ax माइनस 20 का, इस इक्वेशन का एक रूट है 4/3, इसका एक मूल दे रखा है 4/3। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इस a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अगर इस इक्वेशन का एक मूल या एक रूट 4/3 है तो दोस्तों सिंपल सा ये क्वेश्चन है। जब आपको पता है कि अगर आपके पास रूट अवेलेबल है, किसी भी इक्वेशन का, तो अगर हम उस इक्वेशन को उस रूट से डिवाइड कर देते हैं, उससे डिवाइड करेंगे तो एक फाइनल एक 3 डिग्री की इक्वेशन है, ये 3 डिग्री की इक्वेशन है। तो अगर हम इस इक्वेशन को उससे डिवाइड करेंगे कि 2 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी, विच इज इजियर टू सॉल्व। तो अभी इसको अप्रोच करने के लिए सिंपल, इसका रूट जो दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों 4/3, रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4/3, 4/3 इसका एक मूल है दोस्तों। तो अब
अगर इस इक्वेशन का एक रूट 4/3 है यानी x माइनस 4/3 इज अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। रूट का होने का मतलब है कि 4/3 की वैल्यू x इक्वल्स टू 4/3 है। इट इम्प्लाइज x माइनस 4/3 इक्वल्स टू 0 है। इस x माइनस 4/3 से हम इस इक्वेशन में डिवीजन दे देंगे। तो जैसे ही हम डिवीजन देंगे इसका आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। डिवीजन देने के लिए दोस्तों ये जब इक्वेशन टू इक्वेशन डिवीजन होता है तो जो ये फैक्टर है और ये फैक्टर है इन दोनों का ध्यान रखा जाता है। बस जैसे हमारे पास यहाँ पर x है और यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो हम 6x² से सबसे पहला रूट इसका जो है पहले सबसे पहले हम इसको क्वोशिएंट जो देंगे, जो उसका क्वोशिएंट देंगे वो देंगे 6x²। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 6x³ माइनस 24/3x²। ठीक है दोस्तों। अब माइनस, ये माइनस का प्लस साइन बन जाएगा, इससे ये कट गया। अगली नीचे जो लाइन आएगी वो आएगी माइनस 3x² प्लस ax। ये फ्रेंड्स अब नेक्स्ट हमें इसमें इसका डिवाइड देना है टिल द टाइम हमें एक रिमाइंडर ना मिल जाए। अब हम इसको देंगे डिवीजन x माइनस, तो यहाँ पे -3 है, ये पावर 2 है, तो अब हम अगला जो रूट देंगे वो -3x से देंगे। x की स्क्वायर पावर क्यों बनानी है हमें, तो -3x² प्लस 4x। माइनस माइनस ये साइन हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये इससे कटा a माइनस 4x माइनस 20। ये दोस्तों अगला इस अब हम एक और बार इसमें डिवीजन देंगे प्लस a माइनस 4। a माइनस 4 से करेंगे तो a माइनस 4x माइनस 4/3 a माइनस 4। तो दोस्तों यही हमारे सामने अभी आया a माइनस 4x माइनस, अब ये माइनस साइन हो जाएगा, ये प्लस साइन हो जाएगा, इससे ये कटा, तो इक्वेशन आई -20 प्लस 4/3 a माइनस 4। तो दोस्तों क्योंकि ये उसका एक रूट है तो ये जो रिमाइंडर है इसका, अब ये रिमाइंडर है तो ये इक्वल्स टू होगा 0 के, तो अब हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे। और ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप 4 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 होता है, 4 माइनस 4 0, तो ये 0 के इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रिमाइंडर वाली टर्म है वो 0 की इक्विवेलेंट क्यों रखनी है हमें। तो अब हम इसको पुटिंग दिस टर्म टू 0 -20 प्लस 4/3 a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इस 20 को हम उधर ले जाते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 20 × 60/4 15। तो a माइनस 4 इक्वल्स टू 15। इट इम्प्लाइज a की जो वैल्यू है वो 90। ये थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया है क्योंकि थोड़ा मेरी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि a माइनस 4 इक्वल्स टू 15 आ जाएगा और a इक्वल्स टू 19 आ जाएगा। तो दोस्तों ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरह की क्वेश्चंस जिसमें कि एक रूट गिवन है और आपसे एक पर्टिकुलर किसी वैल्यू, किसी अननोन की वैल्यू पूछी है, तो हम इसको डिवीजन देके उससे निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारे पेपर में था वो था फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/5, 4/15 एंड 6/25।
2/5, 4/15 और 6/25 का लघुत्तम समापर्वतीय ज्ञात कीजिए। 2/5, 4/15, 6/25, 2/5, 4/15, 6/25। तो दोस्तों हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो जब हम फ्रैक्शनल वैल्यूज में डील करते हैं, जैसे इस तरीके की ये जो फ्रैक्शनल वैल्यूज में अगर हम डील करेंगे, तो फ्रैक्शनल वैल्यूज में एलसीएम अलग तरीके से निकलता है। और वो निकलता कैसे है? वो निकलता है इस फॉर्मूले से। अगर हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ अगर हम लेते हैं, तो इसका एलसीएम फ्रैक्शनल टर्म का निकलता है। तो दोस्तों अगर न्यूमरेटर की एलसीएम की बात करें तो 2, 4, 6 का तो हमें लेना है एलसीएम, और एचसीएफ लेना है हमें 5, 15 एंड 21। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इन तीनों का जो मुझे लग रहा है वो आ रहा है 2, 4 और 6 का। 2 चिक्की 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तो 12 इनका एलसीएम है। और अगर एचसीएफ की बात करें यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्लियरली 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5। तो आंसर जो है दोस्तों इसका वो है 12/5। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद करना है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इससे एक लंबी टेक्निक भी है, अगर किसी को वो टेक्निक पता है तो उसको कमेंट में मेरे को बताएं, और मैं बताऊंगा कि वो टेक्निक सही है या नहीं है। हालांकि ये क्योंकि छोटे क्वेश्चन है तो बेटर है कि आपको फॉर्मूलाज याद रहे। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जो होता है वो होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम 2, 4 और 6 का एलसीएम 12 आ गया, एचसीएफ आ गया 5, 15, 25 का 5, तो आंसर हो गया 12/5। एलसीएम और एचसीएफ निकालना अगर आपको नहीं आता है तो मैं जब अपने लेक्चर्स बताऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, तो मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ भी बताऊंगा। हाल फिलहाल मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि ये क्योंकि बेसिक नॉलेज है, ये शायद आप लोगों को पता होगी, ये तो इस चीज को बताने की मेरे को अभी हाल फिलहाल जरूरत नहीं लग रही है। लेकिन मैं आपको जब अपने लेक्चर्स दूंगा, जब मैं अपनी क्लासेस दूंगा, जब मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको इसके बारे में सब बताऊंगा डिटेलिंग में। तो प्लीज दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है in a right angle triangle angle B is 90 degree, then prove that cos 90 minus A is equals to sin A। एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है क्वेश्चन में, और जो ये B है ये 90 डिग्री है, इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव करो, प्रूव cos 90 minus A equals to sin A। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात प्रूफ वाले क्वेश्चंस में ये होते हैं कि आपको उनके आंसर्स पता है। आपको सिंपल पता है कि मेरे को यार cos 90 minus A है, इसके इक्वल्स टू sin A लाना है, तो आपको इस तरह से अप्रोच करना है कि यार मेरे को आंसर पता है। मैंने देखा बच्चे डरते हैं क्वेश्चंस में, जब प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस आते हैं कि एलएचएस आरएचएस को बराबर प्रूफ कर रहे हैं। लेकिन इट ऑल्सो ब्रिंग्स अप द पॉजिटिव थिंग कि आपको दो चीज पता है कि भाई ये सवाल है और इसका जवाब ये है। तो कैसे भी करके हमको बस ये छोटी सी चीज हमेशा दिमाग में रख के आगे बढ़ना चाहिए। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का फॉर्मूला है p/h b/h p/b। तो लंब कर्ण आधार जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, परपेंडिकुलर इज लंब,
लंब, कर्ण, आधार। कर्ण इज हाइपोटेनियस एंड आधार इज बेस। तो मेरे को दोस्तों थोड़ा सा इंग्लिश में ही मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ पढ़ाने में। हालांकि मेरी कोशिश है कि मैं दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाऊँ। तो इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। या फिर हिंदी वाले बच्चे अगर इतना नहीं याद कर सकते तो लाल बटे कक्का आपको याद रखना है। लाल बटे कक्का आपको याद रखना है। ये लाल है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन। तो ये छोटी सी ट्रिक है पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी की, जो लोग याद नहीं कर पाते हैं फॉर्मूलाज को, तो एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको इसके फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। अब अगर इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे रखें तो ये एंगल ए है, ये एंगल सी है। तो कॉस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, परपेंडिकुलर होता है जो एंगल आपसे पूछा गया है उसके जो ठीक सामने वाली जो लेंथ, जो आर्म दे रखी है ट्राइंगल की, जो एंगल पूछा गया है उसके ठीक सामने वाली जो आर्म है उसको आप परपेंडिकुलर मानते हो ऑलवेज। तो ए के सामने है ये, तो ये हो गया आपका BC अपॉन, और जो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है उसको हम मानते हैं हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, तो ये हो गया AC। कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी इसी हिसाब से, कॉस ए की जो वैल्यू होगी वो होगी बेस यानी कि AB अपॉन AC। साइन 90 माइनस ए की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल A है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 90 माइनस ए होगा, यानी कि C की जो वैल्यू है वो 90 माइनस ए है। हम जानते हैं कि 180 डिग्री का एक एंगल के तीनों, अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को ऐड किया जाए तो उसका सम 180 डिग्री आता है। तो 90 प्लस ए प्लस सी की अगर बात करें तो ये 180 डिग्री के बराबर है, तो C की जो वैल्यू है वो 90 माइनस ए है। तो साइन 90 माइनस ए का मतलब क्या हुआ, हमें साइन C की वैल्यू निकालनी है, विच इज इक्वल्स टू जो हो जाएगी इसके सामने दोस्तों ये है AB अपॉन AC। तो हमारा क्लियर हो चुका है। वैसे क्वेश्चन में जो पूछा गया था शायद नहीं, अभी नहीं हुआ। cos 90 माइनस ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी cos C के बराबर, यानी कि BC अपॉन AC। तो दोस्तों ये जो है हमने 4 फॉर्मूला इसलिए लिखे हैं, हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटी सी चीज प्रूफ करने को बोली थी, लेकिन मैंने आपको कुछ समझाना था इसलिए मैंने आपको ये चीज बोली लिखी है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब मैं ये रिमूव कर दे रहा हूँ इधर से। तो अगर हम देखें तो साइन 90 माइनस ए की जो वैल्यू है वो cos A के बराबर है, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा जो है वो है cos C के बराबर, सॉरी BC अपॉन AC यानी कि sin A के बराबर। cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा के बराबर। तो दोस्तों ये जो इक्वेशंस हैं ये ऑलवेज ट्रू इक्वेशंस हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इक्वेशन ऑलवेज ट्रू रहेंगी, ये आपको याद रखना है हमेशा। और ये कई जगह पे ट्रिग्नोमेट्री के जब सवाल होते हैं उनमें यूज होती हैं चीजें। तो हमने प्रूफ तो कर ही दिया है इजीली, cos 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन है। तो आपको ये चीज भी, अब उसका प्रूफ भी आपको पता चल गया होगा कि कैसे किया है। तो ऐसे ही दोस्तों बस जब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा तो उसके साथ साथ जो भी फॉर्मूला वगैरह हैं उनके साथ एसोसिएटेड वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो से बस मैं अपनी टीचिंग स्किल्स को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बाकी जब मैं आपको लेक्चर दूंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो एक अलग तरीके से होगा और काफी डिटेल्ड में होगा। आपको कोई भी चीज जो ऐसी नहीं होगी जो समझ में नहीं आएगी, मेरी तो यही कोशिश रहेगी। बाकी
आपका सोचने समझने का तरीका है, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा ही लग रहा होगा। मैं अपने बारे में थोड़ा सा दोस्तों बता देता हूँ अभी इसी बीच में, कि मैंने सन 2013 में बीटेक किया था, और उसके बाद मैंने गेट के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, और गेट के एग्जामिनेशन से मेरी अंडर 500 रैंक भी आई हुई है गेट के एग्जामिनेशन में। और उसके अलावा मैंने वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जो अलग अलग तरीके के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वो भी क्वालिफाई किए हैं। और आशा करता हूँ कि आगे भी आपकी अगर कृपा रही तो हम लोग आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करूँ। बस दोस्तों यही मेरा आपसे जो है एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ उसको नोट करें और रिवाइज जरूर करें। मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा क्लियर होंगे, आपका दिमाग उतना एक्टिवली चलेगा। और मैं कभी फोकस देके या टेंशन देके स्ट्रेस लेके कभी नहीं पढ़ाता हूँ, ना मैं कभी पढ़ सकता हूँ उस चीज़ को। तो हमेशा चिल होके कूल होके ही पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सम द्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं प्रत्येक 8 सेंटीमीटर हैं तथा उनके बीच के कोण का कोण 60 डिग्री का है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। An isosceles triangle has two equal sides each of length 8 centimeter and angle between them is 60 degree. Then find the area of triangle. तो दोस्तों ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, जिसकी ये दो साइड्स मैंने बराबर मान लिए और इसके बीच का 60 डिग्री एरिया है। तो दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की वैसे तो, कि अगर दो अगर एक इक्वल इक्वेशन है तो उनके सामने वाले जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। खैर इस पे हम बाद में आएंगे, अभी हम एक क्वेश्चन की तरफ अपने की तरफ बढ़ते हैं। इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इसका 8 सेंटीमीटर, इसकी ये 8 सेंटीमीटर ये इसकी मेजरमेंट दे रखी है इस साइड की 8 सेंटीमीटर की, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। दोनों के बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो दोस्तों जब हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो वैसे तो ये 60 डिग्री वाले क्वेश्चंस काफी इजी है, हम कुछ नहीं करेंगे। हम इसमें जो है इसको सबसे पहले एक बीच में लाइन करके डिवाइड कर देंगे, यहाँ 90 डिग्री बना लेंगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब हमें बस इसकी हाइट निकालनी है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये 30 डिग्री के दो एंगल में डिवीजन हो जाएगा इसका, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये बीच से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 30 डिग्री के डिवीजन हो जाएगा। अब हमें अभी हमने थोड़ी देर पहले साइन कॉस टेन के फॉर्मूला पढ़े थे, उनका यूज करके हम जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे। हाइपोटेनियस 8 सेंटीमीटर हमें पता है। तो अगर हम बात करें इस लेंथ की, इनको ए बी सी डी पॉइंट दे दिया, तो डी सी की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी, साइन 30 इक्वल्स टू डी सी बाय ए सी। तो दोस्तों ये साइन 30 इक्वल्स टू डी सी बाय ए सी कर दिया है मैंने। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3/2 सॉरी 1/√2 सॉरी 1/2। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 DC बाय AC। DC हमें पता है, DC हमें निकालना है, तो DC बाय 8, तो DC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई है दोस्तों। तो ये और ये बराबर लेंथ होंगी, क्योंकि ये एंगल इन दोनों के बीच का बराबर है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो अब अगर हम इसको फॉर्मूले को निकालें तो, क्योंकि दोस्तों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, दो राइट एंगल ट्रायंगल अब इसमें बन रहे हैं, तो इस फॉर्मूले में
इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे सीधे। तो 2 सॉरी या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि दो अलग अलग एंगल से निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू हाफ इंटू 4 इंटू ये जो दोस्तों इसकी हाइट है वो हमने नहीं निकाली है, सॉरी। इसकी हाइट निकालने के लिए दोस्तों कुछ नहीं है, cos 30 का फॉर्मूला लगा दीजिए। cos 30 इक्वल्स टू AD बाय AC। तो cos 30 की जो वैल्यू है वो होती है √3/2 इक्वल्स टू AD जो है वो हो गया आपका, निकालना है जो हमें, ये हो गया 8, ये हो गया, इससे ये कट गया। तो AD की जो वैल्यू है दोस्तों वो 4√3। तो ये 4√3, ये 4, तो हाइट जो हो गई वो हो गई 4√3। तो 2 से 2 काट देते हैं तो एरिया हो गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों इसका एरिया हो गया। दूसरा, ये 2 से मल्टीप्लाई ना करते हुए हम सीधे हाफ इंटू बेस हो गया, टोटल बेस की 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट जो हो गई 4√3, 2 2 जा 4, ये हो गया 16√3 सेंटीमीटर। तो दोनों तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं, बात एक ही है। बेस अगर हम इतना लेंगे तो इतने एरिया का निकल आएगा, इतना लेंगे तो इतने एरिया का निकल आएगा, पूरे लेंगे तो पूरे एरिया का निकल आएगा। तो दोनों तरीकों से कैसे भी आप निकाल सकते हैं। दोस्तों इस जगह पे मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई ट्राइंगल है तो उसका जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर कोई भी ट्राइंगल है तो 180 डिग्री के बराबर होता है। और मैंने अभी आपको जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके जो सामने वाले एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो 60 + x बराबर 180 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आई वो आ गई 60 डिग्री। तो ये एक्चुअली आइसोसेलेस ट्राइंगल ना होते हुए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। An equilateral triangle is a triangle whose all 3 sides and angles are equal। तो ये यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है। तो आप इस तरीके से भी अप्रोच करके उसको निकाल सकते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि ये इसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार बर्तन में 325 मिलीलीटर दूध है। तो दूध की वह मात्रा ज्ञात कीजिए जिससे मिलाने से बर्तन पूर्ण भर जाए। इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो ए हेमिस्फेरिकल कंटेनर विद 6 सेंटीमीटर रेडियस कंटेन्स 325 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क दैट इज नीडेड टू फिल द कंटेनर कंप्लीटली। तो दोस्तों कुछ नहीं है, ये एक हेमिस्फेरिकल कंटेनर दे रखा है, उसमें मिल्क की क्वांटिटी दे रखी है। कितनी दे रखी है, एक सेकेंड। मिल्क की जो क्वांटिटी दे रखी है वो दे रखी है इसमें 325 ml, 325 ml। तो इस हेमिस्फेरिकल एरिया इसकी वॉल्यूम निकालनी है और एक्चुअली ये बताना है कि इसमें कितना दूध और आ जाएगा। तो और इसका जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन में मिल्क की क्वांटिटी दे रखी है जो इसमें पड़ा हुआ है, और कितना दूध उसमें आ सकता है वो हमसे पूछा है। रेडियस दे रखा है इसका 6 सेंटीमीटर। तो इसकी वॉल्यूम हम निकाल देंगे दोस्तों। हमें पता है स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 4/3 πr³। तो अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें तो हाफ इंटू 4/3 πr³ हो जाएगा। तो ये होता है 2/3 πr³। तो ये एक वॉल्यूम निकल के आ जाएगी दोस्तों इसकी 2/3 πr³। 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो ये 2 बार इससे कट जाएगा। तो दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो मैंने निकाल रखी थी 452.16 सेंटीमीटर क्यूब।
ये दोस्तों इसकी वैल्यू है जो निकल के आएगी आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में दोस्तों 1 मिलीलीटर ही होता है। तो अगर हम इसमें से ऐसे माइनस कर देंगे 452.16 माइनस 325, तो ये जो निकल के आएगा वो 0.16 127.16 दोस्तों इसका आंसर है ml। इसका आंसर है जो एडिशनल दूध हम इस कंटेनर में डाल सकते हैं ताकि ये कंटेनर पूरा फिल हो जाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का है, 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर का है। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन मेरे को आपको स्फीयर का भी बताना था, तो मैंने आपको डिवीजन करके ऐसे करके दिखाया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square. Curved surface area of a right circular cylinder equals to 4.4 meter square. Radius of base जो क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस ऑफ बेस इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। हमसे इसकी हाइट पूछी है। तो दोस्तों सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया एक सिलेंडर का जो होता है उसका फॉर्मूला है 2 पाई RH। सिर्फ एक h अननोन है यहाँ पे। तो कर्व्ड सरफेस 4.4 इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू h। ये 7 पॉइंट हटा के मैं नीचे 10 लगा लिया, इससे ये कट गया। ये पॉइंट हटा के मैंने इधर 10 लगा लिया, 10 से 10 काट दिया, 44 से 44 काट दिया, तो h आ गया आपका 1 मीटर। दोस्तों 1 मीटर इसका आंसर है। बस दोस्तों मैं अब यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आगे का क्वेश्चन पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।